हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का सी एस ए फोर्टे फ्रेंचाइज सीरीज़ का जो मैच होने जा रहा है डॉल्फिन्स और कोबरास के बीच में, उसके रिगार्डिंग। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि मैं स्क्वाड का वेट कर रहा था और आज के मैच में स्क्वाड की ज़रूरत थी मेरे को, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आज खेलने वाले हैं नहीं जो जो इंटरनेशनल स्क्वाड में अवेलेबल हैं। आपको पता ही होगा अगले हफ्ते इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में एक सीरीज़ होने जा रहा है, तो इसी वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स जो इन टीमों में अवेलेबल थे इंटरनेशनल प्लेयर्स वो खेलेंगे नहीं। तो इसीलिए मुझे स्क्वाड का वेट करना पड़ रहा था, लेकिन एंड मोमेंट तक मतलब अभी तक तो डॉल्फिन्स ने कोई अपडेट नहीं किया है। अगर डेडलाइन से पहले भी मुझे कोई अपडेट मिल जाता है तो मैं ऑफकोर्स टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह कर दूंगा। मुझे एक दो स्पॉट्स के लिए ही कन्फ्यूजन है बस, बाकी तो लगभग मुझे लगता है ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। तो देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो डरबन के बारे में आखिरी जो मैच जो हमने कवर करा था डॉल्फिन्स और नाइट्स का, वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। आई होप आपको वो चीज़ें याद होंगी। मैंने कहा था कि ये ग्राउंड जनरली डॉल्फिन्स को काफ़ी पसंद होता है, स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना यहाँ पे उनकी रिकॉर्ड जो है वो कुछ खास अच्छे हैं नहीं, डिस्पाइट वो जिस तरह का सरफेस चाहते हैं फॉर बॉलिंग वो यहाँ पर उनकी मिलती है, लेकिन बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यहाँ पे। पिछले सीज़न में ये कुछ चीज़ें थे। आखिरी दो सीज़न में अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो केप कोबरास यहाँ पर आगे चल रही है। हालांकि इस सीज़न में तो केप कोबरास की हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है पहले दो मैचेस में। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें पिछले 3 सीजनों में जो 8 मैचेस कंप्लीट हुए हैं, 7 मैचेस हुए हैं, एक नो रिजल्ट मतलब एक कैंसिल हो चुका था, तो 7 में से 4 मैच हारी है डॉल्फिन्स की टीम और 3 हुआ है ड्रॉ। मतलब अभी तक जीत उनको नसीब नहीं हुई थी पिछले सीजन तक। हालांकि इस सीजन में जो एक मैच उन्होंने खेला था लायंस के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए जो वेदर है वो बिल्कुल भी सही तो मुझे लग नहीं रहा है। बारिश के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब तीसरे दिन में तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा खेल होना चाहिए और चौथे दिन में भी काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि अभी तक जो भी हमने देखा है वेदर फोरकास्ट उस हिसाब से तो कुछ हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आई होप मैच पूरा हो। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे पिछले 2 सीजन में, ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं क्योंकि दोनों ही टीमों के मैचेस हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है और क्या ऐसा चीज़ रहा है जिसके वजह से डॉल्फिन्स यहाँ पर इतना पीछे चल रही है। तो देखते रहिए। आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर डॉल्फिन्स 174 पर निपट गई थी। ये कुछ परफॉर्मर्स है, परफॉर्मर्स को आप अभी छोड़ दीजिए, मैं आगे उनको समराइज़ करवा दूंगा। कोबरा की बैटिंग भी कुछ खास नहीं हुई थी, जहाँ पर खोमाड़ी और इनकी जुआ के परफॉर्मेंसेस थे। डॉल्फिन्स ने दूसरे इनिंग्स में काफ़ी अच्छा पारी खेला था, जहाँ पर रॉयलप्सन, एकरमैन, मुत्तुसामी के रन आपको दिख जाएंगे। कोबरा यहाँ पर 86 पर निपट गई थी। जो लीड किया था वो थे मुत्तुसामी का बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग उन्होंने दोनों ही इनिंग्स में काफ़ी अच्छी करी थी और बैटिंग से भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। अगला मैच यहाँ पर भी बहुत बड़ा कुछ नहीं किया था डॉल्फिन्स ने। रॉयलप्सन और एकरमैन के यहाँ पर भी रन थे, साथ में एलुगवायो। बॉलिंग में ये कुछ प्लेयर्स थे। कोबरा की बैटिंग यहाँ पर डिसेंट हुई थी, जहाँ पर जानेमन मलान, वेरेइन और एमकीचिमा के परफॉर्मेंसेस थे। डॉल्फिन्स की बैटिंग उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हुआ था, परफॉर्मेंस ये कुछ रहे थे। अगला मैच 310 यहाँ पर बने थे। फिर से देखिए बड़े स्कोर अभी तक हमको नहीं देखने को मिल रहा है। बड़ा स्कोर मतलब मैं कह रहा हूँ कि आखिरी मैच जो मैंने कवर करा था नाइट्स और डॉल्फिन्स का, वहाँ पर आपने देखा था कितने बड़े बड़े टोटल बन रहे थे। अभी तक उस तरह का कोई बड़ा टोटल नहीं आया है। 300 350 के बीच में स्कोर बिल भी बन रहे हैं, कुछ मैचों में काफ़ी लो स्कोर भी बने हैं। कोबरा यहाँ पर बनाया 523 उन्होंने, जहाँ पर जुबैर हमजा ने दोहरा शतक लगाया था। साथ में ये कुछ परफॉर्मेंस से एम की चीमा ने कुछ मैचों में बीच बीच में काफ़ी स्कोर्स बनाए हुए हैं, तो इनका नाम आपका युवा देख सकते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे। ये था पाइटमेरिट्सबर्ग में। उसके बाद अगला मैच जो केप टाउन में हुआ, यहाँ पर डॉल्फिन्स की बैटिंग फिर से लो स्कोरिंग हुई। कोबरा की भी 337 पर निपट गई। यहाँ पर पीटर मलान, फिलैंडर, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। डॉल्फिन्स ने बनाया 282 और कोबरा ने ये रन चेस कर लिया। परफॉर्मर्स ये कुछ रहे थे। और आखिरी मैच जो है यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। 285, 350, यहाँ पर 227 जो चेस कर लिया था कोबरा ने आराम से, और यहाँ पर 299, 291। तो मतलब जो कहने वाली बात यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा टोटल इस फिक्सचर में बने नहीं हैं। कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं दोनों टीमों के होकर जिन्होंने लगभग यहाँ पे कंसिस्टेंटली रन बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे समराइज़ करवा दूंगा। बॉलरों में से अगर बात करी जाए तो वहाँ पर भी देखिए डॉल्फिन्स की तरफ से, डॉल्फिन्स एज ए स्पिन यूनिट तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो भी हेड टू हेड मैच आखिरी 5 बार हुए हैं उनमें से कोई भी ग्राउंड एक्सेप्ट फॉर ये वाला जो था, ये जो ग्राउंड था आउटशंड का,
इसको छोड़कर कोई भी ग्राउंड में उस तरह के स्पिनर्स के लिए कुछ था नहीं, तो इसीलिए डॉल्फिन्स की बॉलिंग एज़ यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड उतना खास कुछ हुआ नहीं। केप कोबराज एज ए बॉलिंग यूनिट अच्छा करा है, स्पेशली जॉर्ज लिंडे जो मैचेस उन्होंने खेले थे। बाकी बहुत खास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ बताने लायक है, अगर आपको देखना है आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कितने कितने रन बने, किस बैट्समैन ने रन बनाए, मतलब कहाँ कहाँ से रन बने, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन बताने लायक जो चीज़ यहाँ पे है वो है कि इस फिक्सचर में बहुत ज़्यादा रन्स बने नहीं हैं। ठीक है, 300 320 30 350 मैक्सिमम ये ऑन एन एवरेज टोटल रहा है। एक दो इनिंग्स दोनों तीनों टीमों की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर एक बार कोबरा ने बनाया था 491 और यहाँ पर भी कोबरा का ही था 523। जो दो बार बड़े टोटल बने थे लगभग 500 के आसपास, वो दोनों ही बार कोबरा ने बनाए थे। बाकी बहुत ज़्यादा टोटल यहाँ पे बने नहीं हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें रही हैं और ये फिक्सचर उतना हाई स्कोरिंग रहा नहीं है। बेसिकली ऑल विकेट हमेशा ही यहाँ पर गिरे हैं, अगर आपने नोटिस करी होगी तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 8 विकेट गिरे 304 पर, यहाँ पर 86 पर निपट गई टीम। ठीक है, यहाँ पर भी 10 विकेट गिरे, 9 विकेट, 10 विकेट, यहाँ पर मैच ड्रॉ हो गया तो 6 विकेट यहाँ पर थे। हालांकि अगर मैच थोड़ा और जाता तो शायद 10 विकेट भी गिर जाते, 198 फॉर 6 था। उसके बाद 10 ये एक इनिंग्स था जहाँ पर डिक्लेयर करा था 7, और ये भी मैच ड्रॉ था। यहाँ पर भी शायद पूरा मैच हुआ नहीं था। बाकी जहाँ जहाँ पर मैचेस पूरे हुए हैं काफ़ी डिसेंट अमाउंट में यहाँ पर विकेट्स गिरे हैं, रन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं। तो ये हैं कुछ गिने चुने नाम हैं। अगर हम उनको समराइज़ करें तो कोबरास की तरफ से ज़ुबैर हमजा का नाम आपको दिख जाएगा, एक दोहरा शतक और एक शतक है इनके खाते में। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लो अवे मत हो जाना, मतलब एक दोहरा शतक और एक शतक, उसी के भीतर उनके 300 320 30 के आसपास रन थे और बाकी के 3 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने बनाए 40 रन। तो जिस दिन चले हैं उस दिन यहाँ तक गए हैं वो कि शतक दोहरा शतक तक बनाया हुआ है, लेकिन जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। जानमन मलान, उसके बाद एम.के. जीमा एक बहुत ही अलग हटके प्लेयर के तौर पे आपके सामने आपको इनका नाम दिख रहा होगा। 44 का औसत है उनका और बीच बीच में 20 30 एक शतक भी उन्होंने लगाया हुआ है। बाकी और कोई परफॉर्मर्स थे, कायल वेरेन कुछ मैचेस में थे, पीटर मलान के बारे में एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, पीटर मलान का कुछ खास रिकॉर्ड यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एक ही इनिंग्स आपने उनका देखा होगा शायद जहाँ पर उन्होंने शतक लगाया था, तो नोटिस करते रहो। देखो यहाँ पे हमजा वेरेन, हमजा, एम.के. जीमा, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा किसी के भी रन नहीं थे। ये एक मैच था जहाँ पर पीटर मलान ने शतक लगाया था जो केप टाउन में हुआ था। उसके बाद से ये 44 एम.के. जीमा, यहाँ पर भी आपको कॉन्सिस्टेंटली कुछ कुछ रन बनाते हुए दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 20 30 करके हमेशा ही रन बना रहे हैं एम.के. जीमा। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी एम.के. जीमा के कुछ रन्स थे। तो ऐसा पीटर मलान का यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। मतलब पिछले मैच में मैंने कहा था ग्राउंड बोलिए हेड टू हेड बोलिए उनका परफॉर्मेंस डिसेंट था, लेकिन यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। एकमात्र शतक उन्होंने लगाया है, बाकी एक इनिंग्स में शायद 40 के आसपास और बाकी कुछ नहीं, जो कि पीटर मलान के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। तो ये एक पिक है जो अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो एक ट्राई कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे जो मतलब सिलेक्शन परसेंटेज हाई वाले प्लेयर्स हैं वो तो वैसे भी नहीं खेल रहे हैं। डॉल्फिन्स की तरफ से ग्रैंड रॉबसन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका। इन्होंने 3 मैच खेला है, उनमें से 2 में इन्होंने बड़ी पारी खेली है और दोनों में ही शतक लगाया हुआ है। 97 का औसत है इनका। फॉर्म का थोड़ा इशू चल रहा है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मैच पर वो 10 रन भी नहीं बना पाए हैं मेरे ख्याल से दोनों, मतलब किसी भी इनिंग्स पे। तो फॉर्म थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का चल रहा है इनका। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिक्सचर जो है बहुत हाई स्कोरिंग रहा नहीं है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि 2-1 बार रन्स बने भी, लेकिन 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा रन्स बने नहीं हैं। और लो स्कोरिंग मैचेस में आपको शायद पता ही होगा अभी तक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 डे मैचेस खेल रहे हैं रेगुलरली, कि लो स्कोरिंग मैचेस में आपको कीपर बैट्समैन को ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर दोनों इनिंग्स मिलाकर 25-30 रन बना देते हैं वो, कीपिंग से वो काफ़ी पॉइंट दे सकते हैं। और रॉयलसन ने पिछले मैच कीपिंग से काफ़ी पॉइंट दिया भी था, स्टंपिंग वगैरह करा था, 4-5 तो कैचेस उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में पकड़ लिए थे। तो कीपिंग से वो काफ़ी पॉइंट दे सकते हैं। और ड्रीम 11 पे अगर आप खेलते हो तो भले ही विकेट्स वगैरह के लिए पॉइंट्स कम दिए जाते हों, लेकिन कैचिंग, स्टंपिंग, इनके पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छे खासे पॉइंट वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर कोई कीपर आपको पूरे मैच में समझ लीजिए 6 कैचेस पकड़ के दे रहा है, 5 या 6 कैचेस, तो 48 पॉइंट वहाँ से आ गए। 25-30 रन मतलब समझ लीजिए 30-35 पॉइंट, तो लगभग 80 से 90 पॉइंट तो वो आपको ऐसे ही कलेक्ट करके दे सकते हैं।
तो इसीलिए कीपर बैट्समैन को लो स्कोरिंग मैचेस में बात करना है। जैसे कि पिछले मैच में मैंने नहीं कहा था कि रॉयल ऑप्शन को उतना प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमें हाई स्कोरिंग मैचेस की उम्मीद थी, 400-500 रन हमने सोचा था होगा, हुआ भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फिलहाल के लिए हम ऐसा देख रहे हैं हेड टू हेड में। तो ऐसी सिचुएशन में कीपर बैट्समैन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या पता अब जो 70-80 पॉइंट की बात हो रही है वही आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाए। बॉलिंग में जॉर्ज लिंडे के अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे थे, उसके बाद सुब्रायन और मुत्तुसामी जो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, और डॉल्फिन्स के ऊपर सुब्रायन और मुत्तुसामी के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जाहिर सी बात है ये दोनों नाम आपको हर तरफ से देखते हैं डॉल्फिन्स की तरफ से, चाहे आप कहाँ पे भी मैच क्यों ना खेल रहे हो, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, आगे भी मैं जब भी डॉल्फिन्स के मैचेस होगा ये चीज़ बताऊँगा कि इनकी जो बॉलिंग है ये स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, भले ही वो मैच में 200 रन दे दे, लेकिन मैच के एंड में वो 4-5 विकेट निकाल भी लेते हैं, और क्योंकि ये 4 डे मैच है तो आपको कोई नेगेटिव मिलेगा भी नहीं, तो यही चीज़ होता है यहाँ पर, और इसीलिए ये आपके काम पे आ जाते हैं। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। देखिए रन्स कैसे बनते हैं, कौन कौन बैट्समैन थोड़े बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रखते हैं, ये सब चीज़ें तो हमने बता दी, लेकिन अभी बॉलिंग की भी बात आएगी, और हमें देखना ये भी है कि ग्राउंड भी क्या सेम चीज़ बता रहा है जो हमें हेड टू हेड से देखने को मिला है। नोटिस करते रहो। तो पिछले सीजन के पहले 4 मैचेस देख लेते हैं, उसके बाद इस सीजन में जो 1 मैच हुआ है वो भी मैं कंसिडर करवा दूंगा। तो वॉरियर्स ने यहाँ पर बनाए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डॉल्फिन्स के पास क्योंकि स्पिन अटैक अच्छा है, तो डॉल्फिन्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कोशिश क्या करती है ना कि पहले दिन में उनको बॉलिंग ना करनी पड़े, क्योंकि देखिए कोई पिच जितना भी स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन हेल्पिंग क्यों ना हो, पहले दिन से ही वो स्पिन नहीं करने लगता है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है पिच को थोड़ा सा टूटने में, स्लो होने में। तो इसीलिए डॉल्फिन्स हमेशा ही ये कोशिश करती है कि अगर वो टॉस जीते, अगर टॉस उनके हाथ में हो तो वो पहले बैटिंग करे। इससे क्या होता है कि समझ लीजिए अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो मोस्टली दूसरे और चौथे इनिंग्स में, दूसरे और चौथे दिन में उनको जो है बॉलिंग का मौका मिलता है, और वो यही चाहते हैं कि जितना लेट हो उनकी बॉलिंग को उतना उनको मौका मिले, उतना ही अच्छा, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, और जितना पिच स्लो होगा, टूटेगा, उतना उनका फ़ायदा है। लेकिन जहाँ जहाँ पे समझ लीजिए डॉल्फिन्स को पहले बॉलिंग करनी पड़ जाती है ना, तो इनिशियली तो स्पिनर्स को हेल्प मिलता नहीं है। मैं विकेट लेंगे या नहीं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेल्प। तो अगर हेल्प नहीं मिलता है, और पेसर्स तो उनके पास वैसे भी अच्छे होते नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, तो क्या होती है पहले इनिंग्स में जब कोई टीम बैटिंग करने आती है डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, वो रन्स यहाँ पे बना के जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद आपको रेगुलरली देखने को ना मिले, लेकिन बनते हैं। देन अगर डॉल्फिन्स दूसरे या तीसरे दिन में बॉलिंग करने आए तो हैं। तो यहाँ पर एक मैच देखो, पहले इनिंग्स में डॉल्फिन्स को बॉलिंग मिल गई, 513 रन बन गए। ऐसा नहीं विकेट्स नहीं निकले हैं, आप नोटिस करो 4 विकेट 3 विकेट यहाँ पर निकाले हैं सुब्रायन ने, और जो 4 विकेट अगर वो 10 रन देके भी निकालते तो भी जो पॉइंट आपको ड्रीम 11 देगी इस परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पर भी सेम ही आपको पॉइंट दे रही है, लेकिन रन्स काफ़ी उन्होंने कंसीड भी करे हैं, तो सामने वाली टीम ने बना दिया 513। उसके बाद डॉल्फिन्स की बैटिंग जब आई तो 119 पर निपट गया। जैसे मैंने बताया कि इस ग्राउंड पर उनका बैटिंग जो है वो कुछ खास अच्छा हुआ नहीं है। मुत्तुसामी के यहाँ पर परफॉर्मेंस है, साथ में एकरमैन। स्पिनर्स के 9 विकेट, मतलब जो चीज़ को लेकर वो प्लान खुद करते हैं उसी चीज़ के साथ उनको हिट किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। डॉल्फिन्स को फॉलो ऑन दे दिया गया, और यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए, जहाँ पर रॉयल ऑप्शन 8 के रन थे, स्पिनर ने यहाँ पर भी उनको झंझोर के रख दिया। वॉरियर्स की टीम ज़्यादा स्पिन डिपेंडेंट टीम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थे उन्हीं से इनका काम जो है हो गया। अगला मैच देखो, अभी देखो जैसे ही डॉल्फिन्स पहले बैटिंग करने आ गई, ठीक है, जो उनका टारगेट होता है 335 उन्होंने बनाए, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है। एरवी का यहाँ पर भी रन है, साथ में मुत्तुसामी। पेसर्स यहाँ पर फर्स्ट कुछ दिन में उनकी बॉलिंग चली थी, उसके बाद उन्होंने सामने वाली टीम को भेज दिया बैटिंग करने, दूसरे तीसरे दिन पे 155 पर निपटा दिया है। सुब्रायन के यहाँ पर 4 विकेट थे। उसके बाद नाइट्स को फॉलो ऑन दे दिया, यहाँ पर भी मुश्किल से उन्होंने 331 बनाए। फिर से सुब्रायन और मुत्तुसामी के विकेट्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन फिर से वही चीज़ हुआ, जैसे ही चौथे इनिंग्स में डॉल्फिन्स की बैटिंग आ गई उनका भी वो हालत हो गया। 89 फॉर 7, जहाँ पर स्पिनर जो एकमात्र स्पिनर खेलते हैं, आपको पता ही होगा नाइट्स की टीम में शॉन वॉनबर्ग, जिनके जो पिछले मैच भी खेले थे, उन्होंने ही यहाँ पर जो है काम निपटा दिया। एकरमैन हमेशा ही कुछ ना कुछ रन यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन रन उनके पास है। ठीक है, सेम चीज़। उसके बाद फिर से देखो, फिर से यहाँ पर पहले इनिंग से बैटिंग आई तो यहाँ पर वॉरियर्स की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, पेसर्स के विकेट थे। डॉल्फिन्स ठीक ठाक स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये कुछ परफॉर्मेंस थे। पेसर्स के यहाँ पर भी विकेट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जा रहा है 376, मुत्तुसामी के 6 विकेट। 376 भी बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। और डॉल्फिन्स जैसे ही खुद बैटिंग करने आ गई स्पिन के सामने, उनका भी हालत आप देखिए क्या हो रहा है, 123 पर वो निपट गए। ठीक है,
अगला मैच फिर से डॉल्फिन्स की बैटिंग पहले आई, तो पहले 1-2 दिन में फिर भी पेसर्स के विकेट होते हैं। टाइटंस 381, और यही अब तक का हाईएस्ट स्कोर है जितने भी मैचेस हमने देखे हैं इस ग्राउंड पे। स्पिन महाराज के 3 विकेट और सेले के यहाँ पर 3 विकेट थे जो अवेलेबल नहीं है। डॉल्फिन्स ने यहाँ पर भी 302 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। टाइटंस के सामने टाइटंस के पास कोई अच्छा स्पिनर यहाँ पे था नहीं, तो जो चीज़ का फ़ायदा पिछले वाली टीमें उठा रहे थे पिछले मैचेस में, वो फ़ायदा यहाँ पर टाइटंस उठा नहीं पाए, तो डॉल्फिन्स ने रन बना दिया। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हुआ था, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना था नहीं। लायंस की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी डे 1 से ही, तो शुरुआती दिनों में बाटमन और साथ में मुंगड़ू जो पेसर्स थे इन्होंने विकेट निकाले। डॉल्फिन्स ने बैटिंग अच्छी कर ली, या फिर आप कह सकते हैं लायंस की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ये पेस डिपेंडिंग एक बॉलिंग लाइनअप के साथ आए थे और स्पिनर्स उतने कुछ उनके खास अच्छे थे नहीं, जो यहाँ पर आपको रखना होता है तो वो थे नहीं। तो एडवी और पीटरसन के साथ एकरमैन इस ग्राउंड पे कॉन्सिस्टेंट स्कोरर के तौर पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। हमेशा ही वो 20, 30, 50 के आसपास रन्स बनाते रहते हैं, बहुत बड़ा शायद नहीं लेकिन हमेशा ही रन्स खाते में होता है। एडवी थोड़े से हिट और मिस टाइप रहते हैं, जिस दिन उनका बल्ला चलता है उस दिन काफ़ी बड़े इनिंग्स ये खेलते हैं और जिस दिन नहीं तो उस दिन काफ़ी शांत। लायंस यहाँ पर भी उनको चेस नहीं कर पाई, और देखिए ये है डॉल्फिन्स की स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरे चौथे दिन में बॉलिंग आ गई, 10 में से 9 विकेट और 90% ओवर्स यहाँ पर निकाले इनके स्पिनर्स ने। और डॉल्फिन्स हालांकि चौथे इनिंग्स में इनका भी हालत ख़राब हो ही रहा था, लेकिन सिर्फ 10 या 12 रन का टारगेट था तो कुछ होना था नहीं, स्पिनर के ही 1 विकेट थे। तो ये है पूरी कहानी इस ग्राउंड के बारे में। बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ पे बनते नहीं हैं, 300 साढ़े 300 के भीतर ही मेजॉरिटी ऑफ द टोटल आपने देखे होंगे। लेकिन अगर सामने वाली टीम कोई सही स्पिन अटैक से ना आए और मतलब क्वालिटी वाले बॉलिंग लाइनअप के साथ ना आती है, तो एक आध इनिंग्स में हमने बड़े रन भी बनते हुए देखे हैं, जैसे कि इसी सीजन में जो एक मैच हुआ था वहाँ पर बना भी, ठीक है। लेकिन जो मेन कहानी यहाँ पर ये होती है वो है ये कि तीसरे चौथे दिन में अगर आपके पास स्पिनर हैं तो आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को यहाँ पे दिक्कत में डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स जिनका ये होम ग्राउंड है। लेकिन अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है तो रन्स बन भी सकते हैं। डॉल्फिन्स का टारगेट हमेशा यही होता है कि टॉस जीतो, बैटिंग पहले करो और जितनी देर तक हो सके बैटिंग करते रहो, जितना रन्स हो सके लगाते रहो, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते हैं, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चौथे दिन में उनको भी बैटिंग करनी पड़े, और उनका टारगेट हमेशा यही होता है कि जितना लेट हो सके अपने बॉलिंग को वो ओपोनेंट के सामने ले जाए। और वैसे भी उनकी बॉलिंग तो स्पिन डिपेंडेंट है ही, तो ओपोनेंट को वो झंझोर के रख देते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। तो एक चीज़ जो कॉमन हमें नज़र आ रही है ना कि रन्स फिर भी हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। एक इनिंग्स जो इस सीज़न में हुआ है वहाँ पर 458 ज़रूर बना था, लेकिन मतलब 10 में से 9 इनिंग्स में तो हमें रन ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। 300 साढ़े 300 कुछ इनिंग्स में बने भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे कि पिछले मैच में जो ब्लॉमफॉन्टेन में मैच था वहाँ पर हमने देखा था, मतलब रन्स तो पानी की तरह बह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हेड टू हेड से भी एक चीज़ हमें समझ में आया है कि रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, और यहाँ से भी हमें वही चीज़ समझ में आ रहा है कि रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो हम जब टीम बनाएंगे, बॉलिंग यूनिट आपकी कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं लगता आपको मुझे बताने की ज़रूरत है। स्पिनर ऑलराउंडर जो भी हैं गलती से भी मिस मत कर लेना। अगर वो विकेट नहीं लेते हैं पूरे मैच में 0 रन बनाते हैं तो भी कम से कम मेरे टीम में तो होंगे, बाकी आपका मर्जी आप क्या करना चाहोगे। बॉलरों में से स्पेशली जो भी टीम पहले 1-2 दिन में बॉलिंग करने आ रही है, और एक जो चीज़ जो पिछले मैच से हमें काफ़ी सीख मिल चुकी है वो है जो भी बॉलर बैट कर सकते हैं ना उनको ज़रूर अपने टीम में रखना। स्पेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिनर्स तो वैसे भी आपकी टीम में हैं। बैट्समैनों में से कीपर बैट्समैन दोनों को ही रख लेना, जो भी अवेलेबल होंगे। ऑफकोर्स अगर उनके पास अच्छे खासे फॉर्म वगैरह है, मतलब कम से कम रन्स तो बनाएं, और बाकी कैचिंग के तो वो आपको पॉइंट्स दे ही देंगे। और बैट्समैनों में से जो भी मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम बताए हैं, अब उनके भीतर रह सकते हो, या फिर अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सिलेक्शन परसेंटेज के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड में अभी कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। डॉल्फिन्स की तरफ से एरवी का नाम आपको कुछ तरह से देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाईली इनकॉन्सिस्टेंट रहे हैं। जिस दिन चले हैं उस दिन काफ़ी बड़ा स्कोर, और जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। एकरमैन कंसिस्टेंट कुछ रन स्कोरर में से उनका नाम है। मुतुसामी ने कुछ रन बनाए हुए हैं। वॉन वैन जार्ट्सवेल्ड खेलते थे जो कि अवेलेबल नहीं है, उनके भी कुछ रन थे। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। और बॉलिंग में तो आपको पता ही है डॉल्फिन्स के बॉलर क्या क्या करते हैं और कौन कौन से हैं, तो मैं फिर से नाम बताकर यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। प्लेइंग 11 की बात करें तो केप कोबरास ने क्योंकि स्क्वाड जो है अपना अनाउंस कर दिया है, उनके तरफ से भी साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे जानेमन मलान और सबसे बड़े वाले जो प्लेयर थे जॉर्ज लिंडे, वो आज के मैच में खेलेंगे नहीं। और इस मूवमेंट पर सबसे ज़्यादा लोगों ने उनको कैप्टन है जो है बनाया रखा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। इसके सिवाय भी एक आध कुछ और प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी के चलते आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे।
तो प्लेइंग 11 कोई इस तरह की हो सकती है, और काइल वेरेन भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं होंगे। तो टोनी डेजॉर्जी या इस्माइल गल्फीडन में से कोई एक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। गल्फीडन डोमेस्टिक लेवल में ओपनिंग करते हैं, टोनी डेजॉर्जी ने भी ओपनिंग करा हुआ है, लेकिन पिछले मैचेस में जानमान मरान के रहते ये दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आए थे। टोनी डेजॉर्जी के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक सर्किट से वाकिबल हैं तो क्या एबिलिटी है इनकी, थोड़े से हिट और मिस टाइप तो ज़रूर है, लेकिन अपने दिन पे पूरा गेम बदलने की क्षमता रखते हैं। गलफील्ड के बारे में शायद आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बता दूं ये भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे आए हैं डोमेस्टिक सीजन में। पिछले मैच पर खेले थे लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा था डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है। मैं स्मॉल लीग में तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज़्यादा रन्स बन नहीं रहे हैं, ना ही फिक्सचर से ना ही ग्राउंड से, तो मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी लीग में इनको ज़रूर ट्राई करना। मे बी यू कैन ट्राई हिम एज ए कैप्टन टू, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, जो कि मुझे नहीं लगता टीम को पड़नी चाहिए। उसके बाद पीटर मलान, हमजा, और इन दोनों में से जो भी ओपनिंग नहीं करेंगे वो नंबर 4 पे आ जाएंगे। ब्रैंडन लू इनमें यहाँ पर कीपिंग करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, मतलब कॉन्सिस्टेंट स्कोरर तो है ही, और टीम के कैप्टनसी भी कर चुके हैं लोअर लेवल क्रिकेट में ये। उसके बाद ऑनके नैको, ये डिसेंट ओवर बॉलिंग करवा रहे हैं, बैटिंग से तो कुछ खास नहीं करा है। अभी वे एमकेजिमा को टीम ऐड कर सकती है। काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे इस पोजीशन में है। देखिए इनके पास इन्होंने दोनों स्पिनर्स को अपने स्क्वाड में रखा है, इमरान मनाक और डीरन मैथ्यूज़। ऐसा हो सकता है कि टीम दोनों ही स्पिनर को खिलाए और यहाँ पे एमकेजिमा और नैकू में से कोई एक खेले। नैकू बॉलिंग काफ़ी ओवर करवा रहे हैं, 1-2 विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है इनसे, और इनसे दोनों तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन की उम्मीद रखती है टीम। एमकेजिमा के रिकॉर्ड्स तो इस फिक्सचर में काफ़ी सही हैं, आपने देखा कुछ मैचों में रन बनाए हैं, और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। तो देखते हैं टीम क्या करते हैं। बाकी पेस अटैक में से भी कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर नैकू एमकेजिमा दोनों खेलते हैं तो ये कुछ हद तक आपके लिए पेस बॉलिंग का जो ऑप्शन है वो भी कंप्लीट कर देंगे। कॉर्बिन बॉश, नांद्रे बर्जर और शेपो मोड़े की, कॉर्बिन बॉश को इनमें से आप मिस मत कर लेना, ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और ओपनिंग बॉलिंग में भी आएंगे। नांद्रे बर्जर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, यूनिक इनका स्टाइल है, जब ये खेलते हैं विकेट ज़रूर निकालते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि बहुत ज़्यादा पेसर्स के साथ अपनी टीम को भर मत लो। डॉल्फिन्स की तरफ से तो कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे पहले ही बताया। तो यहाँ पर तो जो चेंज पक्का होंगे, एक तो सेनियर माफ करना महाराज जो है, केशव महाराज नहीं खेलेंगे, और अंडिल फेलुकवायो नहीं खेलेंगे। फेलुकवायो की जगह पर तो मुझे लगता है सुब्रायन, जो पिछले मैच में खेले नहीं थे, उसका रीज़न हमें पता था क्यों नहीं खेले थे। आज के मैच में इनका ये डायरेक्टली आ जाएंगे, और सुब्रायन और मुतुसामी मेन स्पिन अटैक होंगे। गलती से भी इनको मिस मत कर लेना, सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में है, कंडीशन इनके सपोर्ट में होगा, चाहे 200 रन दे 250 रन दे, लेकिन विकेट्स ये ज़रूर निकालेंगे। और मुतुसामी थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुतुसामी का क्या है कि मतलब रिकॉर्ड्स इनके हमेशा अच्छे रहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जब भी मैं इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाता हूँ ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब भी मैं इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाता हूँ ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं। बाकी रखना इनको है ही ज़रूर। और उसके बाद वन डे शॉट, पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया उन्होंने मतलब दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, स्पेशली बैटिंग से। इनका प्रमोशन भी हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए। ओपनिंग बॉलिंग भी करवा रहे हैं, गलती से मिस मत कर लेना। मतलब जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा था कि ये एक बॉलर जो बैटिंग भी कर सकते हैं, उस क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं। उसके बाद ओटनील बाटमान, करविन मोंगरू, इन दोनों में से कोई एक को अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पर कोई एक तो आएंगे ही, कौन आएंगे अभी इन्हें बता नहीं सकता, क्योंकि स्क्वाड का मुझे पता नहीं है। और बाकी बैटिंग में सारे देर भी ग्रैंड रॉलॉप्सन के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। एकरमैन कॉन्सिस्टेंट स्कोरर है स्मॉल लीग में, मुझे लगता है सेफ है ये, कुछ पॉइंट्स तो ये आपको हमेशा कलेक्ट करके देते हैं। साढ़े दरवी को भी आप स्मॉल लीग में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता ये कब चलेंगे कब नहीं। बड़ी लीग में बिल्कुल इनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप समझ लीजिए 10 बड़ी लीग की टीम बना रहे हो, तो कम से कम 4 में इनको कैप्टन रखना, और बाकी की टीमों में इनको रखना ही मत, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि ऐसा ही इनका चलता है ट्रेंड। अगर चले तो बहुत दूर, अगर नहीं चले तो नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, केप कोबरास के बहुत सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन वो खेलेंगे नहीं फिलहाल के लिए। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है उनके अलावा उनमें से पीटर मलान, जुबैर हमजा सेफेस्ट पिक में है। उसके बाद टोनी डेजॉर्सी, लू गफियल्डन में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। स्पेशली मैं गफियल्डन के बारे में कहूँगा, स्मॉल लीग में भले ही ना करो, लेकिन बड़ी लीग में ज़रूर कर सकते हो। और इमरान मनाक और डीरन मैथ्यूज़ में से कोई एक, क्योंकि दोनों ही स्पिनर हैं। स्पेशली इमरान मनाक ये थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, और इनका ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं। डीरन मैथ्यूज़ का मुझे खास कुछ मिला नहीं है, और मुझे कंपैरेटिवली इमरान मनाक बेटर नज़र आते हैं। पिछले सीजन में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था टाइटंस के होकर। डॉल्फिन्स के होकर एरबी और एकरमैन अभी सेफेस्ट पिक में है।
उसके बाद कीगन पीटरसन को आप ट्राई अगर करना चाहते हो कर सकते हो, कोई रिकॉर्ड्स वगैरह उनके यहाँ पर नहीं है पिछले मैच में तो रिकॉर्ड से। बाकी फॉर्म तो मुझे लगता है इनका अभी भी है, जो 3 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं उनमें से 2 इनिंग्स में उन्होंने रन बनाया हुआ है। उसके बाद रुआन डेशवार्ड बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, तो रॉयलप्सन मुझे तो आज के मैच में डिफ़ॉल्ट कीपर यही लग रहे हैं। कोई दूसरे कीपर को ले या ना ले, जिनको लाइनअप पता चलेगा वो इनको तो ज़रूर लेंगे। उसके बाद सुब्रायन मुतुसामी में से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, इवन इन स्मॉल लीग, और रखना तो ज़रूर है इनको, ठीक है, गलती से भी मिस मत कर जाना ये चीज़। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ऐसा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है टीम का। थोड़े डॉल्फिन्स के प्लेयर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि बैट्समैन सेक्शन में अभी देखिए ज़ुबैर हमज़ा के अलावा मेरे पास पीटर मलान का ऑप्शन है, लेकिन मैंने उनको ड्रॉप यहाँ पे किस लिए करा है उसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता होगा, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। टोनी डेजॉर्सी का ऑप्शन है, इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव बता नहीं सकता, ठीक है। स्मॉल लीग में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि वो रन्स नहीं बना सकते, अपने दिन में सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम है, तो इसीलिए इसके बाद कीगन पीटरसन का ऑप्शन है। फॉर्म पे तो है ये बंदा, लेकिन क्या है कि मुझे डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पे कुछ अच्छी नज़र नहीं आई है, ना ही हेड टू हेड में ना ही ग्राउंड में, तो इसीलिए मैं उस तरह से नहीं जा रहा। ऑप्शंस तो आपके पास ऑफकोर्स अवेलेबल है। अभी वे एमकेजीमा अगर खेलते हैं तो बड़ी लीग में ट्राई इनको लेकर ज़रूर करना। और गफिल्डन ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आए हैं, अभी किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे इसके ऊपर है। स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में पीटरसन और पीटर मलान में से ही जाना। टोनी डेजॉर्सी जो मैचेस उनको मौके मिले हैं अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाए थे, हालांकि लास्ट मैच के लास्ट इनिंग्स में उन्होंने रन बनाया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म का तो उम्मीद मुझे वहाँ से दिखा था। बाकी क्या है कि किसी को भी ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। एक्करमैन तो सेफ स्कोरर है, एरवी का तो आपको पता ही है, और हमजा के भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। ब्रैंडन लू अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, ये आज के मैच में खेलेंगे। क्या है क्योंकि मुझे यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस की उम्मीद है और इसीलिए मैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बार के लिए बैट्समैन अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं ब्रैंडन लू तो मुझे कैचिंग के पॉइंट्स दे ही देंगे। इसीलिए अगर सेफ जाना है तो ब्रैंडन लू के जगह पर जो बैट्समैन मैंने बताए हैं, स्पेशली पीटर मलान और पीटरसन में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में सुब्रायन मुत्तुसामी 0 रन बनाए, 100 रन बनाए, विकेट ना ले, 10 विकेट ले, मेरे टीम में ज़रूर होंगे। और इवन आप इनको अगर सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस ढूंढ रहे हैं तो इनमें से ही आपके लिए है। रुआन डेशवार्ड ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई थी, आज के मैच में इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल सकता है। ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर सकते हैं, विकेट निकाले नहीं निकाले, बैटिंग से तो मुझे उसे उम्मीदें हैं ही, तो मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है इनको ड्रॉप करने का। बॉलर सेक्शन में कॉर्बिन बॉस कॉन्स्टेंट पिक है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इमरान मनाक अगर खेलें तो आप इनको ट्राई एक बार कर लेना, क्योंकि ये स्पिनर है, एक तो इनका मतलब ये बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं और स्पिनर है, और आप देख ही सकते हो चाहे कोई सा भी स्पिनर क्यों ना हो, अच्छे खासा अगर मतलब कोई सा भी मतलब अगर रेपुटेड कोई स्पिनर हो डोमेस्टिक सर्किट का तो यहाँ पर अच्छा कर ही लेता है, तो उस हिसाब से इमरान मनाक का नंबर आ जाना चाहिए। और नांद्रे बर्जर उसके बाद एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ओटनील बाटमन पिछले मैच में शायद एक आध विकेट उन्होंने भी निकाला हुआ था, और मोड़े की भी खेले हैं, मतलब इनमें से ही आपको कोई ट्राई करना है। मेरा कोई खास प्रेफरेंस नहीं है, आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के अगर जाना चाहो जा सकते हो, मुझे कोई खास दिलचस्प नहीं है इन पेसरों में से, वैसे भी इस बीच में खास कुछ पेसर के लिए है नहीं। और कॉर्बिन बॉश के अलावा और इमरान मनाक को कुछ हद तक इनके अलावा तो मैंने इन बॉलरों को ज़्यादा बैटिंग भी करते हुए देखा नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर है, क्योंकि जो सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है वो तो खेलेंगे नहीं, मतलब लिंडे, वेरेन, महाराज जैसे प्लेयर्स तो खेलेंगे नहीं, और इनसे मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद थी। रुआन डेशवार्ड ऑफकोर्स एक चॉइस है, लेकिन बॉलिंग से नहीं, मुझे बैटिंग से ही उनसे उम्मीद है जो भी है। मुत्तुसामी और सुब्रायन तो मुझे बार बार इनका नाम खटक रहा है, चाहे 200 रन दे 250 रन दे, स्पेशली मुत्तुसामी ये तो बैटिंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी, और सुब्रायन पूरी तरीके से आपको विकेट टेकिंग बॉलर के तौर पर ही दिखेंगे। बैट्समैनों में से ज़ुबैर हमज़ा धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं इनके, फॉर्म भी बहुत ख़राब तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक जो डिपेंडेंसी वो देते आए हैं पिछले सीजनों में, जिसकी वजह से उनको कैप्टन भी बनाया गया है, वो तो अभी तक उनसे दिखा नहीं है। रॉयलप्सन यहाँ पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, फॉर्म का थोड़ा सा इशू तो है, तो टीम में रख लो, टीम में तो वैसे भी सभी रखेंगे तो रख लेना। बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में सेफेस्ट अगर आपको जाना है तो ये ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हो आप, ये कहीं ना कहीं से कहीं पॉइंट्स आपको ज़रूर कलेक्ट करके देंगे कंसिस्टेंटली। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनसे ज़्यादा कोई पॉइंट्स कलेक्ट करके नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ कॉन्सिस्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बाकी तो ऑफकोर्स इनसे ज़्यादा कोई पॉइंट्स कलेक्ट करके दे ही सकता है, लेकिन कोशिश यही करना, अगर आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस देखना है तो स्पिन ऑलराउंडर यहाँ पे मस्टली आपके लिए अच्छे पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं।
बैट्समैनों में से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है किसी से भी, लेकिन जो भी टीम पहले इनिंग्स में बैटिंग करने आ रही है उनके तरफ से जो जो बैट्समैन खेल रहे हैं, समझ लीजिएगा कोबरा पहले बैटिंग कर रही है, तो उनके तरफ से जैसे जुबर हमजा का मैंने बताया, बड़ी लीग में गैफियल्डन, टोनी डेजॉर्जी आखिरी मैच में उन्होंने रन बनाया था, तो इस हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हो। और डॉल्फिन्स की तरफ से साढ़े दर भी ऑफकोर्स कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन बड़े इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं। रॉयल अफसन बहुत बड़ा रिस्क लेना है तो कर सकते हो, फॉर्म का थोड़ा इशू तो मुझे दिख रहा है। बाकी यही पेसर्स जो भी आप ले रहे हो, कोशिश करना कि पहले इनिंग्स में जो भी टीम बॉलिंग कर रही है उनके पेसर्स हो। मैंने कॉर्बिन बॉस को कांस्टेंट इसलिए बताया कि वे बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग में एक दो विकेट अगर निकाल लें, बैटिंग ये अच्छी खासी कर लेते हैं, इसीलिए। बाकी मैंने जो चीज़ बताया कि पेसरों में से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इस मैच पर। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। डॉल्फिन्स का स्क्वाड अभी तक मुझे पता नहीं है, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हों। अगर वो होता है और मुझे पता चलता है तो टेलीग्राम उसका सोर्स है जहाँ पर आपको पता चलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ लास्ट मिनट अपडेट वगैरह आपको वहीं पे मिलती है, टॉस वगैरह, चेंजेस वगैरह, क्या आपको करना है टॉस के बाद, सब कुछ वहाँ पर अपडेट होता है। टीम नहीं दिया जाता है यहाँ पर तो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं जिससे आप खुद की टीम बना सकते हो। तो ज्वाइन जो है आप हो सकते हो, सब कुछ फ्री है और सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।